देखिए आपका ये जुरिस्प्रूडेंस शुरू किया जा रहा है, यानी कि विधि शास्त्र। तो विधि शास्त्र में जो लास्ट के चैप्टर हैं, पहले हम उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका शुरुआती दौर वाले माने जो प्रावधान है बताए जाएंगे। ये जो लास्ट के चैप्टर हैं आपके, जैसे कि आपका माने ये कॉन्सेप्ट कहे जाते हैं, ये संकल्पनाएं हैं। यानी कि कुछ विधि की संकल्पनाएं हैं, जैसे कि राइट हुआ यानी कि अधिकार, फिर आपका कर्तव्य यानी कि ड्यूटी हुआ, फिर आपका पोजेशन यानी कि कब्जा हुआ, फिर आपका ओनरशिप यानी कि स्वामित्व हुआ, और पांचवा है लीगल पर्सनालिटी यानी कि विधिक व्यक्तित्व। और इसमें एक और लास्ट में पढ़ना है आपका दंड के सिद्धांत, यानी कि जो न्याय प्रशासन हम बताएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। न्याय प्रशासन में आपने जो सामंड ने आपका दंड के सिद्धांत दिया है पांच पिछली बार, उससे जाकर क्वेश्चन बना था कि कौन दंड का सिद्धांत सबसे अच्छा माना जाता है। तो जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी होगी आपका, यानी कि यहीं इधर आपका 6 चैप्टर इधर आपका पढ़ना है। जो विधि क्या है ये नहीं बताएगा, लेकिन जो ला की संकल्पनाएं हैं, यानी कि जो विधि की संकल्पनाएं हैं या अवधारणाएं हैं, यानी कि इसको कॉन्सेप्ट कहा जाता है, वो बताएगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लीगल पर्सनालिटी। इसको हम लिखवाते भी रहेंगे। आपका लीगल पर्सनालिटी, लीगल पर्सनालिटी का मतलब हिंदी में हुआ विधिक व्यक्तित्व। तो सबसे पहले आपका जो पर्सन है, यानी कि ये जानना है कि जो व्यक्ति होता है वह दो प्रकार का होता है। एक आपका नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन यानी कि प्राकृतिक या नैसर्गिक व्यक्ति। नैसर्गिक व्यक्ति में मानव आता है, यानी कि इसका मतलब कि जो व्यक्ति माँ के गर्भ से पैदा हुआ हो उसे हम नैसर्गिक यानी कि नेचुरल या प्राकृतिक व्यक्ति कहते हैं। यानी कि जो भी मानव हैं, यानी कि मानव अगर हम कहें तो ये व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो न तो सांस ले सकता है, न खा सकता है, न चल सकता है, न दिखाई दे सकता है, फिर भी कल्पना के आधार पर, फिक्शन के आधार पर या अनुमान के आधार पर कहिए, उसे जबरदस्ती व्यक्ति मान लिया गया है। उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि कृत्रिम व्यक्ति, कल्पित व्यक्ति या आपका बनावटी व्यक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में वह मानव नहीं है, लेकिन जो कानून है उसे मानव जैसा मान लेता है। जैसे कि आप लोगों ने डिम्ड पढ़ा होगा, कई बार हम बता रहे हैं, फिर एक बार डिम्ड पर कवर करिए 4-5 क्वेश्चन। जैसे कि एविडेंस की धारा 119 हमने बताया कि एक व्यक्ति बोलने में असमर्थ है, अपनी बातों को लिख कर देता है, तो वास्तव में वह दस्तावेज मानना चाहिए, लेकिन दस्तावेज न मानकर माना क्या जाता है, मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस। यानी कि ये भी डिम्ड हो गया। डिम्ड का मतलब यही हुआ कि वास्तव में वो सही नहीं है, लेकिन उसे कानूनन सही मान लिया गया है। जैसे आप लोगों ने डिम्ड कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा 68 से लेकर 72 तक, वास्तव में संविदा के तत्व नहीं है, फिर भी जबरदस्ती क्या मान लिया गया, संविदा। उसी प्रकार आप सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 2 पढ़ते हैं। आपका डिक्री, दो ऐसे निर्णय हैं जो डिक्री के तत्व की पूर्ति नहीं करते, फिर भी उन्हें जबरदस्ती क्या मान लिया गया है, डिक्री। आपका कौन कौन निर्णय है, तो आदेश 7 रूल 11 के तहत वाद पत्र का नामंजूरन, और 144 के तहत धारा
किसी प्रश्न का उदाहरण, ये वास्तव में डिक्री नहीं है, लेकिन डिक्री क्या की गई है, माना गया है। इसी प्रकार आपका कृत्रिम व्यक्ति का मतलब ही यही हुआ कि वास्तव में वह मानव नहीं है, वह लेकिन कल्पना के आधार पर, डीम्ड के आधार पर, फिक्शन के आधार पर। तो तुरंत पहला क्वेश्चन याद रखिए, फिक्शन थ्योरी किससे संबंधित है? तो विधिक व्यक्तित्व से, यानी कि लीगल पर्सनालिटी से। पहला क्वेश्चन तो याद रखिए आज का, कौन सा? फिक्शन थ्योरी। कल्पितार्थ सिद्धांत किससे आपका रिलेटेड है? तो आपका जवाब रहेगा कल्पितार्थ सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है, लीगल पर्सनालिटी से संबंधित है। कल्पितार्थ का मतलब ये हुआ कि वास्तव में वह मानव नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती जो मानव के राइट और ड्यूटी है उस पर अधिरोपित कर दिए गए हैं, इसे हम कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। जैसे कंपनी हो गया, कोई संगम हो गया, कोई संगठन हो गया कोई व्यक्तियों का समूह हो गया, कोई व्यक्तियों का निकाय हो गया, ये भी पर्सन है। अब पर्सन की जहाँ जहाँ परिभाषा दी गई है, आप थोड़ा सतर्क अब रहिए शुरुआती दौर में। टीपीए की धारा 5 के सेकंड पैराग्राफ पर गौर करिए। टीपीए के सेक्शन कौन सा? पैराग्राफ 5 का सेकंड। व्यक्ति में कौन शामिल है बताइए? प्राकृतिक व्यक्ति की कृत्रिम व्यक्ति भी शामिल है। कृत्रिम, चाहे वह रजिस्टर्ड हो या न हो। इस प्रकार आईपीसी की धारा 11 भी गौर करना है, जो पर्सन को परिभाषित करती है। वहाँ भी काफी व्यापक अर्थ रखा गया है। प्राकृतिक व्यक्ति तो पर्सन है ही, जो ये बनावटी व्यक्ति हैं, कंपनी, निगम, समूह, इसे भी हम क्या कहते हैं? पर्सन। अब समस्या ये आई कि भाई कंपनी, समूह, निगम या जो संगठन या सोसाइटी है, ये तो दिखाई ही नहीं देते। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या इनको समुचित दंड दिया जा सकता है? तो कारावास और मृत्युदंड का दंड इन्हें नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक काम हो सकता है कि इन पर क्या लगाया जा सकता है? जुर्माना। जैसे स्त्री अशिष्ट रूपण आपने पढ़ा था, कंपनियों द्वारा अपराध, तो कंपनी भी उत्तरदायी होगी, कंपनी को भी दंड दिया जाता था, और कंपनी के जो निदेशक इत्यादि थे उनको भी। तो आप कहेंगे कि कंपनी को केवल कौन सा दंड दिया जा सकता है? कारावास का नहीं, हाँ, जुर्माना का। और कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच करिए, कुर्क करिए, भिजवाइए और जुर्माना वसूलिए। आपका तमाम जगह हमने बताया कि कंपनियां भी जिम्मेदार होंगी। आगे बढ़ा जाए। अब आइए विधिक व्यक्ति। देखिए, व्यक्ति को हमने दो भागों में बांटा था। एक आपका प्राकृतिक यानी कि मानव, और दूसरा आपका बनावटी, जैसे कंपनी हो गया, निगम हो गया, समूह। अब लीगल पर्सन किसे कहा जाएगा, यानी कि विधिक व्यक्ति कौन होगा, अब इस पर चर्चा करनी है। तो बस विधिक व्यक्ति का पैमाना ये है, आपका लीगल पर्सन का एक ही पैमाना आपका है कि जो व्यक्ति अपने नाम से मुकदमा ला सकता है या जिसके विरुद्ध मुकदमा लाया जा सकता है, यानी कि कुल मिलाकर जो व्यक्तिवाद की कार्यवाहियों की पार्टी यानी कि पक्षकार हो सकते हैं, उन्हें ही विधिक व्यक्ति कहा जाएगा, चाहे वह प्राकृतिक व्यक्ति हो और चाहे बनावटी व्यक्ति। यानी कि जैसे कि यानी कि इसका मतलब जो परिभाषाएं हम शुरू करेंगे अभी, उसमें आपका मुख्य रूप से राइट और ड्यूटी को लेकर प्रावधान चलेगा। आपका जो संस्था, जो मानव राइट और ड्यूटी रखता है, वही व्यक्ति माना जाएगा, और जिसको कोई अधिकार नहीं है, कर्तव्य नहीं है, भले वह मानव हो, लेकिन मानव नहीं माना जाएगा। यानी कि वर्तमान समय में वादी
कौन सा व्यक्तिवादी हो सकता है वह विधिक व्यक्ति कहलाएगा। किसे प्रतिवादी बनाया जा सकता है वह विधिक व्यक्ति कहलाएगा। अब थोड़ा प्राकृतिक और कृत्रिम को इस पर जोड़ लेना है। प्रत्येक प्राकृतिक व्यक्ति विधिक व्यक्ति नहीं होता, यानी कि प्रत्येक मानव अपने नाम से मुकदमा नहीं ला सकता। तो कुछ मानव को बताइए जो मानव तो हैं लेकिन अपने नाम से मने मुकदमा नहीं ला सकते। जैसे कि आपका पागल हो गया, अनसाउंड माइंड पर्सन हो गया, चित्त विकृत व्यक्ति हो गया। आज ही आपको बताया गया था आदेश 32 का नियम 15, अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है वह मुकदमा लाता है तो उसकी ओर से कौन मुकदमा लाएगा? नेक्स्ट फ्रेंड, यानी कि वाद मित्र। और अगर वह प्रतिवादी है तो उसकी प्रतिरक्षा के लिए क्या नियुक्त किया जाएगा? वादार्थ संरक्षक, गार्जियन एडलिटेम। तो जो अवयस्क के लिए नियम बना है वही नियम अनसाउंड माइंड, पागल या चित्त विकृत व्यक्तियों के बारे में भी लागू होगा। आदेश 32 का नियम 15 बताया गया था जी। आदेश 32 का कौन सा नियम? 15। दूसरा, दिवालिया। जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है, वास्तव में वो मानव है, प्राकृतिक मानव है, लेकिन अब वह वाद का पक्षकार नहीं हो सकता, यानी कि सिविल मामलों में वह अपने नाम से मुकदमा ला सकता है कि नहीं? नहीं ला सकता। तीसरा उदाहरण आपका वानप्रस्थी या सन्यासी। अगर कोई व्यक्ति वानप्रस्थ या सन्यासी हो गया है तो ये माना जाएगा कि वह अपने सिविल अधिकारों का क्या कर दिया है? व्यक्तित्व का त्याग, देह दुनिया से अब मतलब नहीं है। तो ये भी मानव हैं, ये भी प्राकृतिक व्यक्ति हैं, लेकिन विधिक व्यक्ति नहीं। तो विधिक व्यक्ति का कंसेप्ट दिमाग में बैठाइए, जो वाद के पक्षकार हो सकते हैं, या तो वादी या प्रतिवादी। अब बताइए, देव प्रतिमा, क्या देव प्रतिमा मुकदमा कर सकती हैं कि नहीं? नाम से कर सकती हैं, और उसके नाम के विरुद्ध हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तभी तो रामलला विराजमान पक्षकार बनाए गए थे अयोध्या मामले में। इसके बाद मस्जिद, तो मस्जिद को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त नहीं है। गुरुद्वारा, तो गुरुद्वारा को प्राप्त हैं, इत्यादि आगे बताया जाएगा। अभी थोड़ा भी भूमिका ही चल रही है। यानी कि पहला नियम हमें ये मिला कि प्रत्येक प्राकृतिक व्यक्ति विधिक व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि कुछ मानव ऐसे हैं जो मानव तो हैं लेकिन उन्हें मुकदमा दायर करने का राइट है ही नहीं। तो कौन कौन से मानव हैं? जैसे चित्त विकृत हो गया, दिवालिया हो गया, सन्यासी या वानप्रस्थी, यति हो गया, ये सब मानव हैं, लेकिन इनके आपका ये अपने नाम से मुकदमा दायर नहीं कर सकते। तो ये लीगल पर्सन नहीं है, भले प्राकृतिक पर्सन है। दूसरा ये, दूसरा आपका कृत्रिम या बनावटी व्यक्ति होता है, और बनावटी व्यक्ति को मान्यता दी गई। पढ़ाया जाएगा केस सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी का केस हम इसमें बताएंगे, जिसमें कि आपका ये माना गया कि जो कारपोरेशन या निगम या कंपनी होती है वह अलग हैसियत रखती है, और जो प्राकृतिक व्यक्ति होता है वह अलग हैसियत रखता है। यानी कि कंपनी को, निगम को लीगल पर्सनालिटी प्रदान की गई, इसको व्यक्ति माना गया, और यह प्राकृतिक व्यक्ति से अलग है। ये सर्वप्रथम किस केस में बता दिया गया? सालोमन। इसके बाद डेमलर कंपनी का केस आएगा, और लिफ्टिंग द कारपोरेट विल, निगमन के आवरण को हटाने का सिद्धांत आएगा। अवगुंठन का सिद्धांत, पर्दा उठाने का सिद्धांत, लिफ्टिंग द कारपोरेट विल पूछा भी जाता है। डेमलर कंपनी का हम वाद बताएंगे।
इसके बाद निगम के प्रकार बताएंगे। एकल निगम और संयुक्त निगम। एकल निगम में केवल एक व्यक्ति होगा हेड, और संयुक्त में एक से अधिक होंगे। इसके बाद आपका विधिक व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत हैं। वहीं में आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन सिद्धांत है, प्रतिपादक कौन है, वो रटना पड़ेगा। और किसको आपका उपनाम किस सिद्धांत का क्या है, ये भी बनता है, 5 सिद्धांत। और इसके बाद आपका बनता है कि मस्जिद की विधि की स्थिति, मृतक की विधि की स्थिति, आपका कह सकते हैं कि शिशु की विधि की स्थिति क्या है, गर्भस्थ शिशु की क्या है, पशुओं की क्या हैसियत है, तमाम चीज़ें बनती हैं। और उसके बाद परिभाषा, इतना एरिया कवर करना है। ये चैप्टर आपका लंबा है, तो एक एक एकदम शुरुआती, यानी कि कृत्रिम व्यक्ति को भी कुछ दशाओं में विधिक व्यक्ति माना गया है, जैसे कंपनी, संगम, समूह, संगठन इत्यादि। ये अपने नाम से मुकदमा ला सकते हैं कोर्ट में, और इनके नाम के विरुद्ध भी मुकदमा लाया जा सकता है। थोड़ा एक लाइन और भूमिका में देख लिया जाए। भारत और इंग्लैंड की तुलना करिए। इंग्लैंड में जो क्राउन है, क्राउन माने रेक्स, कहीं कहीं आर लिखा रहता है, चाहे आर लिखा रहे, रेक्स लिखा रहे, क्वीन लिखा रहे, सम्राट लिखा रहे, माने साम्राज्य लिखा रहे, या रेग लिखा रहे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंग्लैंड में जो लीगल पर्सनालिटी रखता है वह वहाँ का सम्राट है, यानी कि क्राउन है। भाई देश का नाम नहीं, वहाँ का क्या, क्राउन, यानी कि क्राउन आपका। इसीलिए वहाँ कहावत भी कही जाती है कि राजा मर गया, राजा चिराय हो। यानी कि जो राजा का भौतिक शरीर था वह समाप्त हो गया, लेकिन राजतंत्र, क्राउन का राज, राजा का राज, हमारे यहाँ जो राजतंत्र हैं, गणतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र लंबे समय तक क्या रहे, जीवित रहे। आप कहेंगे वही सर हेनरी मेन का मैं बताया था सुबह, मिथक, फिक्शन यानी कि झूठ। कानून कुछ दशाओं में झूठ का सहारा लेकर चलता है। अब आप सामान्य आदमी से पूछा जाए कि राजा मर गया, राजा चिराय हो, तो आम आदमी तो यही अर्थ निकालेगा कि ये एकदम चुतियापा का कार्य बात कर रहा है। जब राजा मर गया तो कहाँ से लंबे समय तक जिएगा। लेकिन आपका ये झूठ है, फिर भी सत्य है, और इसका भावार्थ निकालना है। राजा मर गया मतलब उसका शरीर समाप्त हो गया, राजा चिराय हो का मतलब राजतंत्र की जो परंपरा है लंबे समय तक क्या रहे, चलती रहे। क्योंकि व्यक्ति जीवित पदाधिकारी आता है जाता है, लेकिन ये जो विधि की संकल्पना है ये वहीं रहती है। ग्रोवर का उदाहरण पूछा जाता है, देखिए फिर से एक बार। ग्रोवर एक कंपनी थी, उसके 5 डायरेक्टर थे। पांचों डायरेक्टर एक जगह बैठकर आपका मीटिंग कर रहे थे। एक बम विस्फोट होता है, पांचों मर जाते हैं, तो कंपनी मर गई कि कंपनी जिंदा रहेगी, बताइए। क्या व्यक्ति मर गया प्राकृतिक व्यक्ति तो कंपनी मर जाएगी। धीरू भाई अंबानी मर गए तो क्या रिलायंस कंपनी खत्म हो गई। तो व्यक्ति आता है जाता है, जैसे ही आता जाता है, लेकिन विधि की यह संकल्पना बनी रहती है। ये अलग कोटेशन जाएगा। अगर ये पूछे कि व्यक्तित्व जन्म के साथ प्रारंभ होता है और मृत्यु पर समाप्त हो जाता है, ये भी कोटेशन आया है, तो पैटर्न मारेंगे। किसने कहा है, पैटर्न। और अगर देख कि भाई बम विस्फोट होता है, सारे डायरेक्टर मर जाते हैं, फिर भी कंपनी जिंदा रहती है, अगर ये दे तो आप ग्रोवर मारेंगे। बम विस्फोट का उदाहरण किसको मारेंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में यही ट्रेन से बारूद से भरी ट्रेन आ जाए और उसमें माचिस की तीली का उदाहरण दे दे,
तब किसको मारेंगे? एंसन। किसने कहा है कि अगर जैसे ही प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है उसके इफेक्ट की तुलना करते हैं एंसन महोदय और बारूद भरी ट्रेन से। पूछा गया है कि प्रतिग्रहण का प्रभाव क्या होगा, तो अब बैक नहीं हुआ जा सकता, यानी कि अब आपका पुरानी स्थिति बहाल नहीं की जा सकती। फिर एक बार देखिए, अब आइए एकदम शुरुआती दौर से इसको शुरू किया जाए कि आखिर पर्सन का उद्भव कहाँ से हुआ, तब तो आगे बताया जाए। ये जो पर्सन शब्द है ये इंग्लिश शब्द है। पहला नियम, ये लैटिन के परसोना से बना है, यानी कि जो इंग्लिश शब्द पर्सन हम देख रहे हैं वह लैटिन के परसोना से बना है, जो कि यूनान या ग्रीस के प्रोसोपोन या प्रोसोपोना से रिलेटेड या समानार्थी हैं। तो सबसे पहले हमें यूनान में जाना पड़ेगा, प्रोसोपोना जो है उसको देखना पड़ेगा। यानी कि पर्सन शब्द इंग्लिश वर्ड है, आप लैटिन के किससे बना है? परसोना से। और जो ये परसोना शब्द लैटिन का है इसका जो समानार्थी आपका कह सकते हैं कि यूनानी शब्द है, ये यूनानी शब्द प्रोसोपोना है। तो उसका मतलब देखा जाता है, यानी कि इसका मतलब यूनान से निकालिएगा। एकदम शुरुआती दौर से हम पढ़ा रहे हैं। यूनान में प्रारंभिक चरण में नाटक खेले जाते थे यानी कि ड्रामा होते थे, और ड्रामा में आपका मास्क लगाया जाता था। मास्क यानी कि मुखौटा, जैसे कोरोना में आपने क्या लगाया? मास्क। और फिल्मों में भी मास्क लगाया जाता है आपका। मास्क माने मुखौटा लगाया जाता था। तो जो ये मुखौटे होते थे इसी को शुरुआती दौर में व्यक्ति माना जाता था। यानी कि व्यक्ति नाटक या नौटंकी में मुखौटा लगाता था, अपने मुंह पर ढका रहता था, और शुरुआती दौर में उसी को क्या माना जाता था? व्यक्ति। धीरे धीरे विकास होता है, और जो लोग मुखौटा लगाकर और नाटक में भाग लेते थे अब उन्हीं को व्यक्ति माना जाने लगा। यानी कि अब मुखौटा को नहीं, व्यक्ति को ही। जो व्यक्ति मुखौटा लगाकर क्या करता था? नाटक में भाग लेता था, अब उसको व्यक्ति माना जाने लगा। 6वीं शताब्दी आते आते आपका थोड़ा बहुत आपका इसमें विकास हुआ, और व्यक्ति उसे माना गया जो विचारशील प्राणी हो। यानी कि इसकी व्याख्या 6वीं शताब्दी आते आते विचारशील प्राणी के रूप में की जाने लगी। थोड़ा बहुत और आगे मामला बढ़ा तो अंततोगत्वा अब ये माना जाने लगा कि जो व्यक्ति, चाहे वह बनावटी हो या मने ओरिजिनल हो, जो व्यक्ति अपने नाम से सिविलवाद ला सकता है या जिसके विरुद्ध सिविलवाद लाया जा सकता है उसे ही व्यक्ति माना जाएगा। यानी कि वर्तमान नियम भी यही है कि जो व्यक्ति, चाहे वह मानव हो या मानव न हो, जो व्यक्तिवाद का पक्षकार बन सकता है, यानी कि वादी बन सकता है या कौन? प्रतिवादी। वर्तमान समय में हम उसी को क्या मानते हैं? लीगल पर्सन, यानी कि विधिक व्यक्ति, चाहे वो मानव हो या मानव न हो, उससे मतलब नहीं है। मानव भी हो सकता है और मानव से भिन्न भी हो सकता है। ये इसका इतिहास रहा है, यानी कि जो हमने पर्सन का इतिहास बताया। अब जैसे कि उदाहरण के रूप में सीपीसी की धारा 79 सबसे उत्तम उदाहरण इसका प्रस्तुत करती है। 79 पर थोड़ा सीपीसी की धारा गौर करिए। अगर भारत सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति मुकदमा करता है
तो प्रतिवादी के रूप में किसे संयोजित किया जाएगा, राष्ट्रपति को कि प्रधानमंत्री को कि भारत संघ को, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया को, यूनियन ऑफ इंडिया। और अगर भारत सरकार ही मुकदमा करती है किसी के खिलाफ, तो वादी या प्लेंटिफ के का नाम रहेगा कौन, यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि इसका मतलब भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद विधिक व्यक्तित्व नहीं रखता, तो विधिक व्यक्तित्व कौन रखता है, यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये भारत संघ कहीं दिखाई देता है क्या, सांस लेता है नहीं, लेकिन कल्पना के आधार पर इसे क्या मान लिया गया, ये फिक्शन थ्योरी है, कल्पना के आधार पर। राज्य में आ जाइए, अगर राज्य की सरकार किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा करती है, तो वादी के रूप में उस राज्य का नाम होगा। और अगर हम राज्य के खिलाफ मुकदमा करते हैं, तो प्रतिवादी के रूप में उस राज्य का नाम होगा। यानी कि भारत में सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये विधिक व्यक्तित्व नहीं रखते, बल्कि भारत में कौन विधिक व्यक्तित्व रखता है, उस राज्य का नाम, या केंद्र सरकार है तो भारत संघ। तो आप संविधान में तमाम जगह पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश राज्य, तो आपका यूनियन ऑफ इंडिया इसीलिए पढ़ते हैं कि ये आपका लीगल पर्सन है और इसके खिलाफ आप मुकदमा कर भी सकते हैं और ये आपके खिलाफ मुकदमा कर भी सकती है। अब राष्ट्रपति न मार दीजिएगा। अब आइए विधिक व्यक्ति की परिभाषा, परिभाषा से भी क्वेश्चन आपका बनने का चांस रहता है। सबसे पहले परिभाषा आपका या और पर गौर करना है। देखिए, अधिकार या कर्तव्य पूछे तो आप सामंड मारिएगा, और अधिकार और कर्तव्य पूछ ले तो चिपमैन ग्रे। अभी हम लिखवाएंगे इसको, पहले समझिए। यानी कि विधिक व्यक्ति ऐसा प्राणी है जिस पर अधिकार या कर्तव्य, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक, तो सामंड मारना है। और अगर अधिकार और कर्तव्य दे दे, राइट एंड ड्यूटी, तो चिपमैन ग्रे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो पहला लिखे तब समझा जाए। लिखिए भाई, प्रोफेसर चिपमैन ग्रे के अनुसार, कुछ मेन में लिखते रहिए, तो भूमिका नहीं लिखनी है, जितना बताया गया वो तो कॉन्सेप्ट के लिए बताया गया, मेन मेन चीजें ही लिखवाई जाएंगी। लिखिए, प्रो परिभाषा, विधिक व्यक्ति की परिभाषा, हेडिंग डाल लीजिए, विधिक व्यक्ति की परिभाषा। प्रयास ये करिए कि अब जो 5-6 क्वेश्चन इधर आते हैं, थोड़ा अंदर से हम पढ़ाएंगे, इधर से गलती ज़्यादा लोग कर रहे हैं, गलती न हो, एक पॉइंट भी छोड़ा नहीं जाएगा, अंदर से जाकर थोड़ा पढ़ाया जाएगा, भले एक हफ्ता लग जाए। लिखिए आपका विधिक व्यक्ति की परिभाषा, पहली परिभाषा लिखिए, प्रोफेसर चिपमैन ग्रे, चिपमैन ग्रे के अनुसार। लिखिए, विधिक व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व है, विधिक व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व है जिस पर अधिकार और कर्तव्य अधिरोपित किए जा सकते हैं। विधिक व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व है जिस पर अधिकार और कर्तव्य अधिरोपित किए जा सकते हैं। देखिए, फिर एक बार इसको देखा जाए, यानी कि ऐसा कोई अस्तित्व, चाहे वह मानव हो और चाहे मानव न हो, जिसके कुछ अधिकार हों या और कर्तव्य हों, एक नहीं बल्कि दोनों, सतर्क रहिए, राइट एंड ड्यूटी, उस पर अधिरोपित किया जा सके, उसी को चिपमैन ग्रे क्या मानते हैं, व्यक्ति, चाहे वो बनावटी हो और चाहे मानव हो।
तो जैसे ही एंड आए, मैं फिर बता दूं क्या मारकर आना है, कीपमैन ग्रे। भाई नए लोग और पुराने लोग आज से ही रट्टा कुछ कोटेशन मारिए, और कोई उपाय नहीं है। कुछ बातें आपको रटना ही होगा जूरिस्प्रूडेंस में, और उसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, मैं बता दूं। दूसरा, आपका जैसे ही चिपमैन ग्रे आया, वैसे ही सामंड की परिभाषा जान लेनी है, क्योंकि सामंड में एक ही अंतर आएगा, और वह आएगा बीच में क्या रहेगा, अधिकार और कर्तव्य के, या रहेगा। लिखिए सामंड के अनुसार, लिखिए सामंड ने व्यक्ति तथा विधिक व्यक्ति की परिभाषा पृथक पृथक दी है। सामंड ने पूछ सकता है, मान लीजिए कि व्यक्ति और विधिक व्यक्ति को किसने अलग अलग बताया है, तो सामंड ने व्यक्ति तथा विधिक व्यक्ति की परिभाषा पृथक पृथक दी है, यानी कि व्यक्ति अलग होता है और विधिक व्यक्ति अलग होता है। तो जैसे व्यक्ति में तो आपका माने कह सकते हैं दिवालिया भी हैं, तो क्या वह विधिक व्यक्ति हो जाता है? नहीं। अगला लिखिए, इसमें इनकी परिभाषा लिखिए। विधिक व्यक्ति मानव प्राणी से इतर, विधिक व्यक्ति मानव प्राणी से इतर, इतर मने भिन्न। विधिक व्यक्ति मानव प्राणी से इतर कोई विषय है, कोई विषय है जिसको विधि व्यक्तित्व प्रदान करती है, जिसको विधि पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व व्यक्तित्व प्रदान करती है, तथा जिसे विधि के अंतर्गत जिसे विधि के अंतर्गत अधिकार या कर्तव्य, यानी कि राइट और ड्यूटी, अधिकार या कर्तव्य, अंडरलाइन कर लीजिएगा, अधिकार या कर्तव्य धारण करने योग्य समझा जाता है, अधिकार या कर्तव्य धारण करने योग्य समझा जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके सामंड का एक और कोटेशन है जो पूछ सकता है, व्यक्ति तत्वार्थ है जिसके अधिकार और कर्तव्य लक्षण हैं। व्यक्ति आ सकता है, ये भी क्वेश्चन अंडरलाइन कर लीजिए। सब्सटेंस कहा जाता है, सब्सटेंस यानी कि तत्वार्थ, व्यक्ति तत्वार्थ है, तत्वार्थ सब्सटेंस कहा जाता है, सब्सटेंस व्यक्ति तत्वार्थ है जिसके अधिकार और कर्तव्य लक्षण है। ये किसने कहा था, ऐसे ही पूछेगा, ये किसने कहा था, चार ऑप्शन देगा। साम नहीं नहीं, और लिखिए इसमें, अधिकार और जिसके व्यक्ति तत्वार्थ हैं जिसके अधिकार और कर्तव्य लक्षण हैं, यहाँ और कहते हैं सामंड, जिसके अधिकार और कर्तव्य लक्षण है। तो जैसे ही आपका तत्वार्थ आए, तो अब यही आपका गलती होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रट्टा मारना पड़ेगा कुछ। ये सामंड ने कहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने जो हम बताए हैं आपका। अगला लिखिए परिभाषा पैटर्न, पैटर्न के अनुसार, पैटर्न लिखिए, पैटर्न क्या कहते हैं,
विधिक व्यक्तित्व विधि का एक कृत्रिम सृजन है। विधिक व्यक्तित्व विधि का एक कृत्रिम आर्टिफिशियल विधिक व्यक्तित्व विधि का एक कृत्रिम सृजन है। कृत्रिम सृजन है। अगली परिभाषा लिखिए जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन इनकी भी परिभाषा आ चुकी है। अवस्था अथवा परिस्थिति। अवस्था माने हैसियत, स्टेटस, इंग्लिश में लिखना चाहें स्टेटस। अवस्था अथवा परिस्थिति से वेष्टित अवस्था अथवा परिस्थिति यानी कि इंग्लिश में स्टेटस से वेष्टित। वेष्टित का मतलब हुआ जिसको कि दिया गया है। वेष्टित, वेष्टित का मतलब कि जिस पर अधिरोपित किया गया है, आप कह सकते हैं। वेष्टित मनुष्य ही, वेष्टित के बाद लिखिए मनुष्य ही विधिक व्यक्ति कहलाता है। वेष्टित मनुष्य ही लीगल पर्सन यानी कि विधिक व्यक्तित्व कहलाता है। इसके बाद हीगल की परिभाषा आ सकती है। हीगल की परिभाषा लिखिए व्यक्तित्व न्यायपूर्ण इच्छा की, जैसे इच्छा दे, इसमें हीगल मार कर आइएगा। व्यक्तित्व न्यायपूर्ण इच्छा की आत्मनिष्ठ संभावना है। कठिन कठिन थोड़ा शब्द है। व्यक्तित्व न्यायपूर्ण इच्छा की आत्मनिष्ठ संभावना है, जो इच्छा व्यक्त कर सके। आत्मनिष्ठ संभावना है। अगला लिखिए हैंस केल्सन। हैंस केल्सन ने विधिक व्यक्तित्व को मिथक माना है, झूठ, फिक्शन। हैंस केल्सन ने विधिक व्यक्तित्व को मिथक माना है, मैंने झूठ मानते हैं। मैंने आपका यानी कि वास्तव में वह मानव नहीं है, फिर भी झूठ के आधार पर, आपका फिक्शन के आधार पर उसे मानव मान लिया गया है। मानव रहता नहीं, जैसे कंपनी इत्यादि। परिभाषा के बाद आइए एक एक करके चला जाए आपका आगे। अब जो आपका देखिए, आपका हीगल वाली परिभाषा थोड़ा घुमा के पूछ सकता है कि किसने व्यक्तित्व की परिभाषा इच्छा से संबंधित करके दिया है। तो विल से संबंधित करके उसको कहीं आगे लिख लीजिए हीगल का, कि इच्छा से संबंधित करके। ये पूछ सकता है आपका अंडर जाकर कि इच्छा से संबंधित करके किसने आपका माने व्यक्ति की परिभाषा की है। तो हीगल के आगे थोड़ा लिख लीजिएगा जो परिभाषा हमने हीगल वाली लिखवाई है। इस प्रकार परिभाषा तो रटना ही होगा। अब आइए एक एक चीज़ों की विधिक हैसियत देखना है। पहले देखा जाए आपका अजन्मा यानी कि अनबॉर्न। हेडिंग डाल लीजिए तो अजन्मे की विधिक स्थिति, हेडिंग डालिए अजन्मे की विधिक स्थिति। देखिए पहले समझिए तब आपका लिखवाया जाए। अजन्मा या जो अनबॉर्न पर्सन होता है या अजात पर्सन। अजात का मतलब ये हुआ कि अभी जिसका जन्म न हुआ हो, यानी कि अभी वह आपका माँ के गर्भ में हो।
तो ऐसी कंडीशन में अजन्मे की जो स्थिति है उसको समझने के लिए कानून हम तीन वर्गों में ऐसी माने इसकी स्थिति को बांटेंगे। एक प्रॉपर्टी में क्या नियम है, दूसरा क्रिमिनल मामलों में क्या नियम है, और तीसरा टाट में। पहले समझिए तब इसको लिखवाएंगे। तो पैटर्न का कोटेशन पहले याद रखना है कि व्यक्तित्व, ये हम लिखवाएंगे, ये भी पूछा गया है पैटर्न का। व्यक्तित्व या पर्सनालिटी जन्म के साथ प्रारंभ होती है और मृत्यु पर समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कोई बालक जीवित जन्म न ले ले वह लीगल पर्सनालिटी नहीं रखता, अर्थात अपने नाम से मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं रखता। और जैसे ही कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी लीगल पर्सनालिटी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब थोड़ा सीपीसी में गौर करिए। आदेश 22 हमने बताया था सुबह, वहाँ भी पूछा जाता है अगर मुकदमे का कोई पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में 90 दिन के अंदर रिकॉर्ड पर उसके विधिक प्रतिनिधियों को लाया जाता है। लेकिन एक सतर्कता आपका बरतनी है कि अगर सुनवाई पूरी हो गई और हाँ 90 दिन के अंदर नहीं लाया जाएगा तो मुकदमा का उपशमन हो जाएगा, मुकदमा एबेट हो जाएगा, मुकदमा खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका एक अपवाद इसमें था, वहीं बार बार पूछा जाता है कि अगर हियरिंग कंप्लीट हो गई है, सुनवाई न्यायालय में पूरी हो गई और अभी निर्णय आया नहीं, इस बीच अगर प्रतिवादी मर जाता है तो क्या वाद का उपशमन होगा कि नहीं? नहीं। यही टेक्निकल क्वेश्चन सीपीसी में है, होगा कि नहीं? नहीं होगा। और न्यायालय मृत प्रतिवादी के विरोध में भी आपका मृतक के विरोध में फैसला सुना सकता है, डिक्री पारित कर सकता है, और ये माना जाएगा कि मृतक के विरोध में नहीं बल्कि जीवित व्यक्ति के विरोध में निर्णय दिया गया है। लेकिन ये किस स्टेज में? जब सुनवाई पूरी हो गई हो और अभी फैसला आया। तो सीपीसी में फिर आदेश 20 का नियम 1 गौर करिए। जैसे ही सुनवाई पूरी हो तुरंत निर्णय सुनाइए। तुरंत नहीं सुनाते हैं तो मैं बताया था 30 दिन, 30 दिन के अंदर नहीं तो हर हाल में 60 दिन। और निर्णय के कितने दिन के अंदर डिक्री बननी चाहिए? 15 दिन। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ आपका समाहित करना है कि निर्णय की कॉपी मिल गई, अभी डिक्री की कॉपी मिली नहीं, तो जब तक डिक्री की कॉपी तैयार नहीं हो जाती ये जो निर्णय की कॉपी है ये क्या माना जाएगा? डीम्ड डिक्री। सतर्क रहिए, क्या माना जाएगा? डीम्ड डिक्री माना जाएगा। लेकिन कब तक ये माना जाएगा डिक्री? जब तक कि डिक्री की कॉपी मिल ना जाए, डिक्री तैयार। मैंने इस बीच में इसे पूछा जाता है ये क्या माना जाएगा सीपीसी में? मानद डिक्री, मानद कहा जाता है हिंदी में। डीम्ड यानी कि डिक्री है नहीं, जबरदस्ती डिक्री क्या किया जाएगा? जैसे कंपनी हम बता रहे हैं कि व्यक्ति है नहीं लेकिन जबरदस्ती क्या किया गया? व्यक्ति मान लिया जाएगा। तो आइए पैटर्न का उदाहरण याद, पैटर्न का कोटेशन फिर हम बता रहे हैं कि पैटर्न ये बताते हैं कि पर्सनालिटी जन्म के साथ प्रारंभ होती है और मृत्यु पर क्या होती है? समाप्त। अतः अजन्मा न अजन्मा चूंकि अभी जीवित, अभी पैदा ही नहीं हुआ है, अभी माँ के गर्भ से ही नहीं निकला है, अतः वह कोई आपका लीगल पर्सनालिटी नहीं रखता। यानी कि एक लाइन में नियम जानना है कि अजन्मा न तो वादी हो सकता है न ही प्रतिवादी। लेकिन
लेकिन लगेगा तो कुछ न कुछ समस्या है। लेकिन कानून इनके हितों की कुछ दशाओं में रक्षा करता है। वह आपका संपत्ति संबंधी विधि में रक्षा करता है, आपराधिक विधि में करता है और अपकृत विधि में। तो टीपीए की धारा बताइए। अजन्मे के पक्ष में अंतरण से संबंधित प्रावधान सेक्शन 13 और 14 में दिए गए। तो अजन्मे को सीधे अंतरण नहीं किया जा सकता संपत्ति, लेकिन आपका टीपीए की धारा 13 और 14 में ये है कि एक प्रायर इंटरेस्ट का, यानी कि पूर्विक हित का क्या कर दीजिए, सृजन। और लिख दीजिए कि जब अजन्मा जन्म लेगा तो अजन्मे को निहित हित मिलेगा। तो बताइए 13 और 14 में जो हम हित की बात कर रहे हैं, तो किस धारा में कहा जाएगा कि अजन्मा जन्म जन्म लेने पर तुरंत हित पाएगा? 20 में। कैसा हित पाएगा, समाश्रित की निहित? निहित। मृत मृत जन्म लिया हो कि जिंदा? मृत नहीं, जिंदा। क्या लिया हो, यानी कि जीवित जन्म लिया हो। मृत मृत नहीं। कौन सी धारा है? 20। ये जेस में पूछा गया था, अजन्मा कब हित पाएगा? यानी कि अजन्मा भले लीगल पर्सनालिटी न रखता हो, लेकिन संपत्ति विधि में टीपीए की धारा आपका 13, 14 और इसकी पूरक धारा 20 है। ये अजन्मे को हित देने से संबंधित है। अब ट्रस्ट एक्ट आ जाए। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 148 हमें देखना है। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 148 में स्पष्ट प्रावधान है कि अजन्मे, अनबार्न या अजात के हित के लिए, फायदे के लिए ट्रस्ट का सृजन किया जा सकता है। तो टीपीए की धारा 13 पर अच्छा क्वेश्चन उत्तराखंड ने बनाया कि अजन्मे के पक्ष में संपत्ति का ट्रांसफर करने का सबसे उत्तम तरीका कौन है? ट्रस्ट। तो क्या अजन्मे के लाभ के लिए ट्रस्ट का निर्माण किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? कौन सी धारा? न्यास अधिनियम की 148। अब बंटवारा में आ जाइए। जो हिंदू विधि के तहत जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है वो अपार्सनरी प्रॉपर्टी है, सहदायकी या समास्था प्रॉपर्टी होती है। समास्था का मतलब ऊपर की 3 पीढ़ी से आने वाली संपत्ति। उस संपत्ति में आपका प्रत्येक पुरुष अंश लेगा अपना, और अब 2005 में जो पुत्रियां थी वो भी पुत्रों के बराबर अंश पाने की क्या है, हकदार। पहले नहीं मिलता था। सहदायकी को पार्सनरी प्रॉपर्टी में महिलाओं को नहीं हिस्सा मिलता था, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 6 में ही, सेक्शन भी 6 है, में एमेंड किया गया और पुत्रियों को पुत्र के बराबर क्या दिया गया है? को पार्सनरी प्रॉपर्टी में अधिकार, याद रखे, दिया गया है। तो अगर संयुक्त संपत्ति है और बंटवारा किया जा रहा है, सतर्क रहेगा, और उस समय कोई व्यक्ति माँ के गर्भ में है तो उसका भी हिस्सा अलग करना पड़ेगा। अगर आपने उसका हिस्सा न्यायालय ने अलग नहीं किया या आपने आपसी बंटवारे में अलग नहीं किया तो सतर्क ये रहना है कि जैसे ही अजन्मा माँ के गर्भ से बाहर आएगा फिर से बंटवारा होगा बंटवारा पुनः खोला जाएगा और वह जो अजन्मा था, अब तो जन्म ले लिया है, उसका भी हिस्सा देना होगा। यानी कि संपत्ति संबंधी कानून क्या है? अजन्मा भले ही लीगल पर्सनालिटी न रखता हो, लेकिन उसके अधिकारों की, हितों की क्या की गई है संपत्ति विधि में? रक्षा। टीपीए भी करती है, हिंदूला भी करता है, इत्यादि। अब आइए आपराधिक विधि में देखिए। आपराधिक विधि में आपका काफी महत्वपूर्ण है
और यहाँ से पिछली बार आपका क्वेश्चन बना भी था। थोड़ा सतर्क रहिए तो एकदम आपराधिक विध में, क्रिमिनल लॉ में। अगर एक लाइन याद रखिएगा, मैं बार बार आपका जो गर्भपात वाला मैंने प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट बताया था, वहाँ भी मैं बार बार ये बात आपको बता रहा था कि अगर कोई शिशु गर्भ में है और कुछ ऐसा किया जाए कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो ये आपका मानव वध नहीं माना जाएगा, होमोसाइड नहीं माना जाएगा, यानी कि आपराधिक मानव वध नहीं माना जाएगा। इसे भ्रूण हत्या या गर्भपात ही माना जाएगा। तो अगर कोई शिशु माँ के गर्भ में है और ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिससे कि उस शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो अगर माँ की सहमत से किया जाता है तो थोड़ा दंड की मात्रा कम है, और सहमत के बिना किया जाता है तो दंड की मात्रा ज़्यादा। आईपीसी की धारा 312, 313, 314 इत्यादि, मैंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 312, 313 इत्यादि धाराओं में ये स्पष्ट किया गया है कि गर्भस्थ शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध न मानकर भ्रूण हत्या यानी कि गर्भपात ही माना जाएगा। लेकिन आईपीसी की धारा 299 का एक्सप्लेशन नंबर 3 पर खास तौर पर गौर करना है, पिछली बार बना था प्री में। आईपीसी की धारा 299 का एक्सप्लेशन नंबर 3 ये बताता है कि अगर किसी शिशु का शरीर का कोई भाग माँ के गर्भ से बाहर आ गया है और कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता है जिससे शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो भले शिशु ने सांस न ली हो, भले वह पूरी तरह माँ के गर्भ से पैदा न हुआ हो, 299 299 के तहत इसे आपराधिक मानव वध माना जाए। याद रखिए, भले पूरी तरह पैदा, यही क्वेश्चन आपका आया था, लेकिन पूरी तरह भले पैदा ना हो, भारत में इसे 299 में क्या माना जाएगा? आपराधिक मानव। इसके बाद आपका हमें देखना है गर्भपात का कानून। भाई गर्भपात कुछ दशाओं में मान्य है। अगर गर्भपात के कानून के अनुसार डॉक्टर आपका गर्भपात करता है तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन उल्लंघन करके करेगा तो वह दंड का क्या होगा? भागी। इसके बाद जो देखना है सीआरपीसी की धारा 416 पर गौर करिए, आपराधिक विधि में 416 पर थोड़ा गौर करिए। आपका सीआरपीसी की धारा 416 ध्यान में रखिएगा। यदि कोई स्त्री गर्भवती है और उसको मृत्यु दंड दिया गया है, तो उच्च न्यायालय के लिए अब ये बाध्यकारी बना दिया गया है कि उस स्त्री के मृत्यु दंड को किसमें कन्वर्ट कर सकेगा कि करेगा? करेगा, बाध्य है तो करेगा, तो किस में कन्वर्ट करेगा? लाइफ इम्प्रिजमेंट में, आजीवन कारावास, ताकि स्त्री के साथ बच्चे की जान न ली जाए। तो आपराधिक विधि में आपका 312, 13, 14 पढ़ना है। फिर आपका पढ़ना है आईपीसी की धारा 299 का कौन सा स्पष्टीकरण? 3। और सीआरपीसी में कौन सी धारा गर्भवती है तो फांसी नहीं दी जाएगी? 416। अगला ये आपका टाट में देखा जाए, अपकृत में देखिए, तो आईपीसी में हुआ। अपकृत में अब ये आया, देखिए आपका अगर कोई शिशु माँ के गर्भ में था और माँ की उपेक्षा के कारण या पिता की उपेक्षा के कारण या किसी अन्य व्यक्ति की उपेक्षा के कारण आपका जब गर्भ में था तभी उसे नुकसान पहुँचा,
और उस नुकसान के कारण वह दिव्यांग पैदा हुआ, विकलांग पैदा हुआ। जैसे विकलांग अधिनियम पढ़ाया गया, तो गर्भ में था, मान लीजिए गर्भ में था, माता एक ट्रेन में यात्रा कर रही थी, ड्राइवर की लापरवाही के कारण ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या जो रेलवे कंपनी, हाँ बच्चा उसके कारण बच्चा दिव्यांग पैदा हुआ, तो अब समस्या यहाँ ये है, चाहे माता पिता ही उपेक्षा बरते हो, तो अब समस्या यहाँ मुख्य ये है कि क्या ऐसा बालक आपका पैदा होने के बाद, आपका जब वह गर्भ में था, तो माता की उपेक्षा के कारण, पिता की उपेक्षा के कारण या किसी अन्य व्यक्ति की उपेक्षा के कारण अगर वह उसे नुकसान पहुंचा और उसे दिव्यांगता हो गई, मैंने गर्भ में ही, और पैदा होने पर तमाम समस्याओं का सामना कर रहा है, तो क्या ऐसे लोगों से, चाहे माता पिता या ट्रेन या बस जो भी हो, क्या इन लोगों से वह मुआवजा पाने का हकदार होगा कि नहीं? इस विषय पर आपका स्थिति यह है कि पहले आयरलैंड का एक केस देखा जाएगा, तब कनाडा का, तब इंग्लैंड के नियम का, और तब भारत का। शुरुआती दौर में आयरलैंड का एक केस आया, बार्कर बनाम ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी 1891 का। बार्कर बनाम ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी 1891 का केस आया। इस केस में ये कहा गया कि अगर कोई शिशु गर्भ में था, उस दौरान उसे नुकसान पहुंचा, तो पैदा होने के बाद वह मुआवजे की मांग नहीं कर सकता, यानी कि मुआवजे की मांग नहीं कर सकता। लेकिन कनाडा में जो केस आया, मॉन्ट्रियल ट्रामवेज बनाम ले वीले, मॉन्ट्रियल ट्रामवेज बनाम ले वी ले का केस आया, 1933 का केस आया, और इसमें कहा गया कि अगर कोई शिशु माँ के गर्भ में है, उस दौरान उसे नुकसान होता है, तो वह पैदा होने के बाद ऐसे नुकसान करने वाले, ऐसे उपेक्षा बरतने वालों से मुआवजे की मांग कर सकता है। लेकिन अब इंग्लैंड की ओर नज़र दौड़ाइए। इंग्लैंड में कानून बन चुका है, और वह कानून है, इंग्लैंड में 1976 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, जन्मजात निर्योग्यता दीवानी दायित्व अधिनियम, यानी कि जन्मजात, यानी कि जैसे ही जन्म लिया उसके बाद डिसेबिलिटी, निर्योग्यता मतलब, दीवानी दायित्व मतलब सिविल लाइबिलिटी एक्ट 1976, यानी कि जन्मजात निर्योग्यता सिविल दायित्व अधिनियम 1976 इंग्लैंड में अब पास हो चुका है। इसमें क्या नियम है देखिए, अगर कोई शिशु माँ के गर्भ में था, माँ की उपेक्षा के कारण, पिता की उपेक्षा के कारण या किसी अन्य व्यक्ति की उपेक्षा के कारण गर्भ में रहने के दौरान उसे नुकसान पहुँचा, जिसके कारण वह दिव्यांग पैदा हुआ, तो अगर वह जीवित पैदा हुआ है और कम से कम 48 घंटा जीवित हो, याद रखें कितना, अगर वह जीवित पैदा हो और कम से कम कितने घंटे जीवित रहे, 48 घंटे, तो इन सब के विरुद्ध वह मुआवजा की मांग कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। क्योंकि भारत में इस विषय पर कोई कानून ही नहीं है, तो अमूमन अपकृत विधि में यह माना जाता है अमूमन कि जो इंग्लैंड का कानून है वही कानून भारत में भी क्या है, लागू है। लेकिन भारत के न्यायालय चाहे तो इंग्लैंड के कानून को मानने से क्या कर सकते हैं, इनकार। लेकिन अमूमन माना जाता है, भले इंग्लैंड में ये कानून हो, लेकिन भारत में इस कानून का आप तर्क देकर, अब तुरंत एविडेंस में सुबह बताया गया
कि अब बताइए, ये जो कानून है, अब भारत में इसे साबित करना है कि हजूर इंग्लैंड में ये नियम है। तो सुबह ही बताया गया कि फॉरेन लॉ को भारत में साबित करने के दो तरीके हैं, गलत ना हो। पहला 38 एविडेंस की धारा, कि वहाँ की जो ये बेयर एक्ट हैं, जो प्राधिकार से छपा हो इंग्लैंड की सरकार से, पेश कर दीजिए। और दूसरा सेक्शन 45, किसकी ओपिनियन? एक्सपर्ट की ओपिनियन। कितने तरीके हैं? तो अगर हम चाहते हैं कि एक भारत में इस कानून को कोर्ट में साबित कर दें, ऐसा मामला आ गया है, तो इसके दो दो तरीके से साबित किया जा सकता है। एक तो वहाँ की सरकार ने ये जो किताब छापी है वही किताब लाकर क्या करिए, पेश। या किसकी राय दूसरा उपाय है, ले लीजिए एक्सपर्ट की। भाई किताब न पेश किए करिए तो जो विदेशी विधि में एक्सपर्ट हैं उसकी राय ले लीजिए। कौन सी धारा? 45। फिर लास्ट लाइन देखिए आपका, भाई अमूमन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं, तो सामान्यतः यह माना जाता है कि जो नियम इंग्लैंड में प्रचलित हैं आपका सामान्यतः वही नियम भारत में भी अपकृत में क्या होते हैं, लागू। लेकिन भारत के न्यायालय इंग्लैंड के कानूनों को मानने के लिए बाउंड पलट सकते हैं आपका। जैसे कि कठोर दायित्व, तो कठोर दायित्व की जगह भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा दायित्व बना दिया, पूर्ण। तो अलग बात है, रेस्ट ले लिया तो सीपीसी चलेगी भाई आपका कल, और इसको आगे बढ़ाएंगे हम। आपका लिखवा देंगे थोड़ा थोड़ा आपका केस और जो पूछे जाते हैं।